बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम डिस्कशन करेंगे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अभी 5 अगस्त गुजरा है। 2 साल हुए हैं 2019 को, जब वहाँ के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया हिंदुस्तान की तरफ से। क्या अचीवमेंट हुई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया इन 2 सालों में, हिंदुस्तान ने क्या अचीव किया, एज वेल एज वी विल डिस्कस द अफगान इशू एज वेल, क्योंकि वहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और कुछ नए इलाके तालिबान के कब्ज़े में आए हैं जो अभी आज नई रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक क्या चल रहा है। जो अफगान हुकूमत है, अशरफ गनी साहब की हुकूमत, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। 2 ऑनरेबल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हिंदुस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड सहवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। एंड फ्रॉम पाकिस्तान ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ज्वाइनिंग अस इन द डिबेट विद फ़खर। इस डिबेट में उनको भी हम वेलकम करेंगे और उनको थैंक्स कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि जनरल साहब हमारे मतलब बॉर्डर के उस पार के मेहमान हैं, वैसे तो दोनों आप मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, तो स्टार्ट सर हम उनसे लेंगे और उसके बाद फिर आप उस पर अपना कमेंट भी कीजिएगा। जनरल साहब, स्टेट फॉरवर्ड आऊँगा कश्मीर इशू के ऊपर। गुज़िश्ता दिन 2 साल हो गए जो स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया गया था मोदी सरकार की तरफ से। क्या नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान ने इन 2 सालों में क्या अचीव किया और पाकिस्तान की क्या वीकनेसेस रही इन लास्ट 2 ईयर्स? हम अगर पूरे इशू की बात करेंगे वो फिर बहुत लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन अगर इन 2 सालों की हम बात करें। बिल्कुल फ़खर, मैं पहले तो ब्रिगेडियर नज़ीर को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। और फ़खर, एज यूजुअल यू आर ऑलवेज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। नो, ये जो बात बताई आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, क्योंकि अगर आप देखें ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये टेम्परेरी था। क्योंकि ये टेम्परेरी था इसलिए इसको अब महसूस किया गया इसकी ज़रूरत नहीं। इसके एब्रोगेट करने के बाद बहुत कुछ तरक्की हुई है जम्मू और कश्मीर के अंदर। जैसा आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर के जो है 2 हिस्से हो गए थे। एक तो दोनों की यूनियन टेरिटरी बना दी थी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख अलग बन गया था। और इस प्रोविजन में कि आने वाले समय में दोबारा ये स्टेट बनेंगी और फिर इलेक्शन होंगे। तो जो ये 2 साल के अंदर हुआ है उसके अंदर जो प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं चंद एक बात बताना चाहूँगा कि एक तो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। वहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। और मिलिटेंसी का जो लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। करीब करीब हमारा जो ऑल आउट ऑपरेशन था उसके अंदर 125 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं ये करीब करीब 1.25 साल में। और उसमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो मेन लीडर थे उनको एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया। और जो रेडिकलाइजेशन हो रही थी साउथ कश्मीर में उसमें भी बहुत कमी आई है। और इसी के साथ साथ जो हमारा पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं होती थी वो भी साउथ कश्मीर में और कुछ एक नॉर्थ कश्मीर में, जिसको हम समझते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो कराती थी, उसको हवाला से पैसा मिलता था बाहर से। कहीं ये भी है कि ISI देती थी और वो फिर गुमराह करके इन बच्चों से पत्थर फिकवाती थी। मगर अब वो भी केस ऑफ पास्ट हो गया, क्योंकि जो हुर्रियत के लीडर थे उनको जेल में बंद कर दिया, उनके अगेंस्ट केसेज हैं। NIA जो है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने जो हवाला मनी आती थी उसको चोक कर दिया। तो अब जो है कि पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल नहीं हो रही। इसी प्रकार से जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो भी बिल्कुल कम है, क्योंकि एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है आपस में, और एक हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है। और उसके कारण अभी ना के बराबर हुई है इन्फिल्ट्रेशन लास्ट 2 से 3 महीने में। तो ऐसे में एक बड़ा डेवलपमेंट का माहौल, एक पीस का माहौल जम्मू और कश्मीर में आया है। और ऐसे में टूरिज्म जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इस बार जो टूरिस्ट आए हैं वो कोविड-19 को भी देखते हुए कि आज आपके पास कश्मीर घाटी के अंदर कोई ऐसा होटल नहीं है आपको जगह मिल जाए। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में है, उसके बाद होटल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है और कॉटेज इंडस्ट्री कर रही है। अब क्योंकि लोग पहले इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे कश्मीर में
क्योंकि उनको पता था कि हम वहाँ उसके मालिक नहीं बन सकते, तो लोग कतराते थे, मगर वो अब हट गया है। तो इसलिए काफी हद तक इन्वेस्टमेंट आई है, डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट आई है। तो मैं यही कहूंगा फखर ठीक। अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि एक पीस का और एक डेवलपमेंट का माहौल आया है जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर जो है वो में डिलिमिटेशन की प्रतिक्रिया चल रही है, वो जैसे खत्म हो जाएगी उसके बाद इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन, और उसके बाद इसको पूरा स्टेटहुड दिया जाएगा। ओके ये सर। एक रोड मैप है जो ठीक कि है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी पार्टी मेंबर से मिलके उनको भी ये बता दिया है कि आने वाले समय में इस तरीके से हम काम करेंगे। फकत ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है जनरल साहब, आपने बिल्कुल डिटेल बात की। ब्रिगेडियर साहब, हम 5 अगस्त पिछले 2 सालों से मनाते हैं, अभी भी, और आप भी क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, मुख्तलिफ चौक्स में तस्वीरें लगी है नरेंद्र मोदी जी की, और बहुत सारे और लोगों की तस्वीर लगाई गई हैं। ये सारी चीज़ें बड़े ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाए गए गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद के अंदर उनकी तस्वीरों के पास खड़े होके। क्या इन चीजों से जो कश्मीर काज है उसको कोई फायदा होता है? आप मतलब एज ए डिफेंस एनालिस्ट आप चीजों को बड़े करीब से देखते हैं, इस तरह के इश्यूज को, क्या उससे कश्मीर का जो इशू है वो सही तरीके से उजागर होता है, या मतलब मैं अपना जाती ख्याल आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से शायद ही कोई उन लोगों की मदद होती है अगर वो हमारी मदद चाहते हैं तो। जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने काफी तरक्की के मौके और ओपनिंग बता दिए। मैं इसको अगर अनबाइस तरीके से देखता हूँ तो यहाँ पर अगर हारन बजाओ या मोदी की तस्वीर लगाओ, उसको जूते मारो, या 733 डेज गिन लो लॉकडाउन के, या इसके अलावा सड़क का नाम तब्दील करो, ये दिन भी मना लो, दीज आर ऑप्टिक्स, जबकि सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट है। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें और ऑप्टिक्स को एक साइड पर रख लें, क्योंकि कुछ गैलरी के लिए भी आप इस किस्म के ऑप्टिक्स करते हैं, और कुछ जहां पर आपकी कुछ कमजोरियां होती है उसको भी छुपाने के लिए दोनों साइड पर ये हो रहा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का आपको पता होता है उनके डिफरेंट स्टेक्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। वहां पर भी मोदी सरकार का ये है, यहाँ पर भी हमारे सरकार का ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो 733 डेज जो हो चुके हैं, इसके दरमियान अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट हुई है, वहां पर टूरिज्म आया है, वहां पर पिल्टिंग वगैरह बंद हो चुकी है, या टेररिज्म में कमी आई है, किस कास्ट पर आई? तकरीबन 1 लाख से ज्यादा 89 से लेकर कश्मीरी मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ पर देखें तो 23,000 विडोज बन चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं। इसके अलावा 110,000 आर्फन बन चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 720, ये जो 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 स्टोइंग थ्रोइंग की बात करते हैं, पेल्टिंग की बात करते हैं, उन बच्चों को पैलेट गन्स के जरिए उनकी आंखें, उनकी बीनाई छीन ली गई है। इसके अलावा आप देख ले कि वहां पर किस किस्म के लोग गायब हुए हैं, और फिर जो घटनाओं की बात हो रही है या वहां पर टेररिज्म की बात हो रही है, और तो उनको अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी अमल में था, अगर उनका लीडर कैद में मरता है सफोकेशन में, इसके अलावा वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है जो कि कह सके कि इंतखाबात जो कुछ हुए हैं वो हक बजानिब थे, वो वाइड पार्टिसिपेशन थी, वो फ्री थे, फेयर थे, ये भी। इसके अलावा ये देख लो कि वहां पर जो ऑप्टिक्स था, तो क्या हम इसको एक बड़े मतलब कि बाइलेटरलिज्म से एक चैप्टर उसको क्लोज करने के मुतरादिफ है, जो कि इंडिया पिछले तकरीबन 40-50 साल से कह रहे बाइलेटरलिज्म। अब बाइलेटरलिज्म को उन्होंने क्लोज कर दिया कश्मीर के मामले में 370 और 35A को एकतरफा तौर पर एब्रोगेट करके। दूसरा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो था और स्पेशल स्टेटस था। ये तो कश्मीर का स्टेटस शुरू से था, स्पेशल स्टेटस था, उनके स्पेशल लॉज थे, उनका अपना
चीफ जो मिनिस्टर्स और सारे पार्लियामेंट वगैरह वो इंडिपेंडेंट थे। ये सारे जो उनके अपने हुकूक थे, ये अगर एक स्ट्रोक ऑफ पेन से गस्ब कर दिए जाएं तो उसको कश्मीरी क्या खुशमदेद कहेंगे? क्या वो पैसे के बदले अपनी जमीन को, अपनी माँ को बेचेंगे? क्या वहां पर जो स्कॉर्चर पॉलिसी है उसके जरिए वो उनके दिल जीते जाएंगे? क्या वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसके जरिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद को अगर 10 साल बाद डाउन द लाइन ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई ये है प्लेबिसाइट, वो एक्सेप्टेबल होगा? और क्या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से और उनके रेजोल्यूशन उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिए या खिड़की से फायर फेंक दिए? वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत, कोई वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल नहीं मानती कि अभी ये एजेंडा से निकल चुका है। तो ये बहुत सारे, मेरे ख्याल में कि इंडिया को नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है, दो कि हमारे यहाँ उस तरीके से प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं आया है जिस तरीके से आना चाहिए था इस सेक्शन के बाद। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक चीज मैं आपसे शेयर करता चलूं। इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर, कश्मीर के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, और आपके जो पुलिस चीफ है विजय कुमार साहब, उनके मुताबिक कश्मीर में मतलब पिछले सालों के मुकाबले में जो लोग हैं जिनको हम पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं, उनकी तादाद बढ़ी है। और तादाद सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ी कि मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान का एक वो है नैरेटिव है कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आते हैं। उन्होंने बाकायदा ग्राफिकली इन चीज़ों को किया। मैं आपके साथ भी कोशिश करता हूं कि इसको आपके साथ शेयर कर लूं। 2014 से उन्होंने ये ग्राफ बनाया हुआ है और ये इंक्रीज हो रहा है 2019 और 2020 तक। एक और ग्राफ इन्होंने शेयर किया है जिसमें से रेड एंड ब्लू है। ब्लू वो है जिसमें कहा जाता है कि ये किसी और पाकिस्तान से या कहीं से भी लोग इनको हेल्प करते हैं, और रेड वाले वो लोग हैं जो वहां लोकल हैं और उन्होंने सर बंदूक उठाई है। और इनकी तादाद में 2020 के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालांकि आप लोगों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेताशा लोगों को तकरीबन पिछले शायद 6 महीनों में 150 लोगों को मारा जा चुका है। ये वो रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान से रिलीज हुई है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्या नजर आ रहा है सर आपको कि लोग बंदूक क्यों उठा रहे हैं और उनमें इजाफा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है, उसके ऊपर आप लोगों ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम लगाया हुआ है और मेरे ख्याल 24/7 सर्वेलेंस है उसके ऊपर। इसके बावजूद अगर वहां लोकल बंदूक उठा रहा है सर, और ये भी एक मतलब आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है कि दूसरे कंट्री से उनको हेल्प बहुत बहुत माइनर है, मतलब समझ ले कि 5 या 10% रह गई है आउट ऑफ 100 अगर हम बात करते हैं, फिर ये चीजें सर क्यों बढ़ रही है जनरल साहब? फकर, हाँ देखो, मैं इसको दूसरे नज़र से देखता हूँ। ये जो आपकी रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगता ये रिपोर्ट ठीक है। आप रिपोर्ट भारत की ऑफिशियल पढ़ें और बाकी और एजेंसी से 3-4 चीज़ें बड़ी स्टैंड आउट करती हैं। पहली बात तो जो भी टेररिज्म है वो पार से आ रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट हैं, और हम समझते हैं इनको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनके ट्रेनिंग एरिया हैं और उनको ट्रेन करके और फिर भारत में भेजा जाता है। और ये अभी भी लॉन्च पैड, यूं तो सीज फायर हो रहा है, लॉन्च पैड अभी भी भरे हुए हैं, 400 से 500 आतंकवादी हैं। और ये आतंकवाद जो है हमारी तरफ से ये पाकिस्तान से आ रहा है। और अभी जो रेडिकलाइजेशन की आपने बात की, मैं मानता हूं पहले रेडिकलाइजेशन हो रहा था, मगर अभी जब 2 साल से ये आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट हुआ है, इसके अंदर बहुत कमी आई है, क्योंकि लोगों को अब समझ आई है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा था और एक प्रकार से साइकोलॉजिकली उनको डाइवर्ट किया जा रहा था, उनके फायदे के लिए बात नहीं थी। अब वो समझ आ गए हैं, वो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट में भाग लेना चाहते हैं। तो ऐसे में रेडिकलाइजेशन में बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है। और जो पत्थरबाजी की तो आपने बात की है कि हवाला मनी जो आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। अभी आपने जो एक ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया था कि भाई ये आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट का, पहले तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे हिसाब से भारत का हिस्सा है। 26 अक्टूबर 1947 में जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा हरि सिंह ने, और उसके बाद ये भारत का पूरा हिस्सा है। और जो भी हिस्सा अभी पाकिस्तान के पास है
वो इलीगली ऑक्यूपाइड है, चाहे जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं। और हमारे हिसाब से वो जो इलाका वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारी रिजोल्यूशन भी पास है पार्लियामेंट में 1994 में, और JNK असेंबली में हम 25 सीटें खाली भी छोड़ते हैं। और हमारे हिसाब से हमें लगता है कि जो भी डेवलपमेंट भारत के जम्मू एंड कश्मीर में हुई है वो एक काबिल तारीफ है। और उसके बिनिस्बत जो POK में और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बहुत तंग हैं, वहाँ बिजली पानी सड़क की प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं वहाँ से आवाज आ रही है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा भी बनना चाहते। तो हमारा एक प्रकार ये नजरिया है। और एक और जो पॉइंट रेज हुआ था फकत, मैं उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे दूं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अभी नॉर्मल की तरफ होएगी, और जो वादे किए हैं कि अभी असेंबली इलेक्शन होंगे डिलिमिटेशन के बाद और फिर ये स्टेटहुड दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ी खुशहाली आएगी। और ये जो डेमोग्राफिक पैटर्न की बात करें, कोई डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज नहीं हुआ, कोई ऐसे आ नहीं सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ क्या है, एक बदलाव आया है जैसे कि दूसरी स्टेट्स में, वैसा ही है। तो अभी मुझे ये लगता है कि एक खुशहाली की तरफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जा। अच्छा सर, एक चीज यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इसी रिपोर्ट के अंदर ही है, श्रीनगर में इंडियन फौज के एक एहलकार का कहना है कि जब से सीज फायर के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हुआ है इसकी एक भी खिलाफवर्जी नहीं की गई। चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे का कहना है कि सीज फायर के बाद से अस्करियत पसंदों को सरहद पार भेजने का एक भी वाकया पेश नहीं आया। तो मैं इसलिए कह रहा था कि रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मतलब अकॉर्डिंग टू दैट है। मैं इसलिए उसको शेयर करना चाह रहा था आपसे। शॉर्ट कमेंट ब्रिगेडियर साहब, फिर अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और फिर वाइंड अप हम करेंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने भी जाना और जनरल साहब की मसरूफियत भी बहुत होती है। तो इन शॉर्ट कमेंट अगर आप ब्रिगेडियर साहब के जनरल साहब के उस पर करना चाहते हैं, वरना फिर हम अफगानिस्तान की तरफ निकलते हैं उस पर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक और बात ये कहूं कि इस दौरान तकरीबन 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मसले पर बात हुई है, बिग 5 के दरमियान, P5 के दरमियान। तो ये डेवलपमेंट नेचुरली इसको तरफ इशारा करता है कि जो वर्ल्ड पावर्स है या वर्ल्ड का जो पीस है या वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर के बारे में, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर है। तो कि इन्होंने उसको अपना ठूंढ बहुत पहले से कह रहे थे, अभी आइन को अमेंड कर दिया, तो हालत तो वही है कि हम इसको ऑक्यूपेशन मानते हैं, और है भी ऑक्यूपेशन कि वो अंडर लॉकडाउन है, इनकम्युनिकेडो है। फिर ये बात आ जाती है कि क्या कोई अपना हक खुद इरादियत या हुर्रियत या आज़ादी की जंग या उनके साथ जो वादे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, इस इंडिया ने इनके सबसे बड़े पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया है कि देयर विल बी नो फोर्स मैरिजेस। ये फोर्स मैरिज जो आया हुआ है 370 और 35A के जरिए, ये न हलाल है और न हिंदू मत में काबिल कबूल है। इस 7 पैरे को न कश्मीरी मानते हैं और न अक़वाम मुत्तहिदा मानता है। तो मेरे ख्याल में कि इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो नाजायज है, तो इसको लेजिटिमेसी नहीं है इन द फाइनल एनालिसिस। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, मैं 1-2 पॉइंट बोल सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि टाइम सर हमारे पास कम है। अफगान इशू को हम अफगान पर आ जाएंगे, अफगान पर। जी अफगानिस्तान, क्योंकि ये डिस्कशन हम आइंदा भी करेंगे, ऐसे कोई नहीं है, मतलब जो बातें रह जाएंगी वो हम आइंदा के डिबेट्स में बिल्कुल हम 10 सेकंड के लिए एक ही चीज बोलूंगा। श्योर, आप बोल रहे हैं सर, आप बोलें। हाँ, उसमें यही बात जो की थी कि जब यूनाइटेड नेशन में पेल्पिसाइड की बात हुई थी, तो उसमें सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी कि पाकिस्तान पूरे इलाके को खाली करेगा, और उसके बाद फिर भारत उतना इलाके में रखेगा जितनी जरूरत है, और फिर पेल्पिसाइड होगी। पाकिस्तान ने वो इलाका कभी खाली किया ही नहीं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ नहीं। और दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 का, और उसके अंदर ये आपस में बातचीत हुई थी कि जो भी मसले भारत और पाकिस्तान के बीच में होंगे उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। या फकत